लास्ट टाइम हम लोगों ने कोन के ऊपर जब बात की हुई थी तो कोन की डिफिनेशन हो गई थी। ये हो गया था कि अगर कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर कोई सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो उस कोन को रिप्रेजेंट करता है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। कोन की डिफिनेशन में हम एक बार फिर से वापस दोहरा दे रहे हैं उसको। कहा गया था कि कोई लाइन जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से होकर के जाती है, लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, और किसी दिए गए गाइडिंग कर्व को या तो इंटरसेक्ट करती है और या तो उसको टच करती हुई निकल जाती है, तो वो जिस सरफेस को बना रही होती है उस सरफेस को हम कोन कहते हैं। ठीक, ये जो कर्व दिया जाता है, लाइन जिसको टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसको हम लोगों ने गाइडिंग कर्व कहा था। गाइडिंग कर्व वो कर्व जो आपको गाइड कर रहा है। गाइड करने का मतलब आपको रास्ता दिखा रहा है कि आप हमें टच करते हुए जाएंगे या इंटरसेक्ट करते हुए जाएंगे, तो ये गाइडिंग कर्व हो जाता है। जो लाइन इस सरफेस को बना रही है, चूंकि ये इस सरफेस को बना रही है इसलिए ये लाइन जनरेटर कहलाती है। और ये फिक्स्ड पॉइंट जहां से ये जनरेटर होकर के गुजरता है, ये जनरेटर जहां से गुजरता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, सिरा को वर्टेक्स। इतनी बातें ये कोन में हुई थी। फिर आगे ये कहा गया था कि अगर कोई कोन अपने वर्टेक्स के बारे में कहता है कि मेरा वर्टेक्स ओरिजिन है, तो उस कोन का जो इक्वेशन होता है वो सेकेंड डिग्री में एक होमोजीनियस इक्वेशन होता है। ये भी बात हुई कि a cone whose vertex is origin is represented, या every second degree homogeneous equation represent a cone whose vertex is at origin। ये बातें हुई थी। फिर वहां पर हमने कहा था कि अगर आपको ऐसे कोन का समीकरण निकालना है कि जिस कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है, तो आपको दो कर्व दिए जाते थे, या कह सकते हैं दो शर्तें दी जाती थी। एक होता था फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, दूसरा होता था साई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ दिया जाता था। हम कहते थे हम चाहे फाई का इस्तेमाल करके साई को और चाहे साई का इस्तेमाल करके फाई को, किसी एक का इस्तेमाल करके दूसरे को होमोजीनियस बना देते थे। और जब होमोजीनियस बन गया तो हम अभी जान रहे हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन, यहाँ 3D में होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री में किसी जिस सरफेस को रिप्रेजेंट करता है उसको कोन कहते हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। ये इतनी बातें हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके थे। अब आगे की शुरुआत कर रहे हैं इसमें। एक खास प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को प्रूव करके उसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन की चर्चा कर लें। जिनको याद हो उन लोगों के लिए तो हम होमोजीनियस को बताए हुए थे वहां पर जब आइलर्स की थ्योरम बताई जा रही थी। आइलर्स की थ्योरम के वक्त होमोजीनियस को काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव में बताया गया था, लेकिन अभी रफली एक आइडिया हम देख रहे हैं जिनको होमोजीनियस भूल चुका है। अगर कोई इक्वेशन लिखा गया है जैसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखा गया है। इस इक्वेशन में मिलावट करो, x की जगह पर xr करो, y की जगह पर yr करो, z की जगह पर zr करो। मिलावट किया तो ये इक्वेशन बन गया f ऑफ xr yr zr इज इक्वल टू 0। अगर ये लिखा गया इक्वेशन r की हर एक वैल्यू के लिए r बराबर 0 रखो इक्वेशन सेटिस्फाइड, r बराबर 1 रखो इक्वेशन सेटिस्फाइड, r बराबर 3 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाइड, यानी मेरी जो मर्जी हम r की वैल्यू रखते हैं ये इक्वेशन हर बार सेटिस्फाइड होगा, तो फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को दुनिया होमोजीनियस इक्वेशन कहेगी। ये रहा। एग्जाम्पल के तौर पर हम करके दिखाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ऐसा तो देखने में पता चलता है 2 डिग्री एक इसकी 2 डिग्री होमोजीनियस है। लेकिन अब इस टेस्ट के हिसाब से देखते हैं। x की जगह पर जरा rx रखो, rx का होल स्क्वायर, y की जगह पर ry का होल स्क्वायर, z की, अच्छा यहाँ आ जाओ 2 into rx into ry इज इक्वल टू 0। अब जो मर्जी तुम r की वैल्यू रखो, अगर हम r इज इक्वल टू 0 पुट करें तो अगर पुट 0 प्लस 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई किया। r इज इक्वल टू 2 पुट करो, r इज इक्वल टू 2 रखने पर यहाँ से ध्यान देना r स्क्वायर कॉमन, r स्क्वायर कॉमन, r इंटू r स्क्वायर कॉमन, r स्क्वायर बाहर आ गया, r स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में मिल रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy और इज इक्वल टू कितना 0। तुमने r की वैल्यू कितनी रखी 2 रखी, तो जब r इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो तो ये कितना हो गया 4 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। 4 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब दिस क्वांटिटी इक्वल टू 0। वापस नहीं पहुंच गए कि नहीं, जहां थे वहां।
तो कहा जाता है कि अगर कोई इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एक्स आर, वाई इज इक्वल टू वाई आर, जेड इज इक्वल टू जेड आर रखने पर भी r की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, तो ऐसे इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। इस बात को हम लिखा दे रहे हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टी हम प्रूफ करने जा रहे हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और बात दिमाग में बैठा, जब हम कह रहे हैं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री का इक्वेशन अगर हम इसको कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन व्हिच इज होमोजीनियस, तो ऐसे केस में ये उस कोण को रिप्रेजेंट करेगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। लिखना, सबसे पहले हेडिंग डाल देना होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, छोटी सी डेफिनेशन लिखना, लिखो एन इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, अगर कोई इक्वेशन है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 इज यूज्ड टू बी, इस्तेमाल किया जा सकता है एक होमोजीनियस इक्वेशन के तौर पर। एनी इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 इज यूज्ड टू बी होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड, होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड। ये इक्वेशन एक्स वाई जेड में एक होमोजीनियस इक्वेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इफ यदि एफ ऑफ एक्स आर वाई आर जेड आर इज इक्वल टू 0 holds good for all, या for every value of r, for every value of small r। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा इस पे दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। किसी दिए गए इक्वेशन में x को रिप्लेस करो rx से, y को रिप्लेस करो yr से, z को रिप्लेस करो zr से। अगर आपका इक्वेशन r की सभी वैल्यू के लिए आज भी सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब आपका दिया गया इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन। नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। जैसे एग्जांपल पे देखना, फिर 2x² प्लस 2y² प्लस 2x इज इक्वल टू 4। अब की बात नोट करना, अब साफ सुथरा दिख रहा है डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 1, यानी होमोजीनियस नहीं। और देखो अब ये सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। हम वैल्यू पुट करते हैं, अच्छा इसको 0 करके दिखा देते हैं। 0 करने पर सबसे पहले x की जगह पर rx रखो, y की जगह पर ry रखो, z की जगह पर rz रखो। चलो कितना बनेगा, ये बनेगा 2r² x² प्लस 2r² y² प्लस 2rx इज इक्वल टू 0। जरा r की वैल्यू 0 पुट करो, r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये कितना 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, यानी r इज इक्वल टू 0 के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। लेकिन अब की बार r इज इक्वल टू 2 पुट करो, r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब का किस्सा देखना, या r इज इक्वल टू, हाँ ठीक है 2 पुट करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8x²। ठीक, अच्छा r की वैल्यू फिर से, या कुछ और आसान दिखा दे रहे हैं। आसान ये ना, पूरे में से r को कॉमन कर लो तो r कॉमन होगा तो ये बनेगा 2rx² प्लस 2ry² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब गौर करना, r कॉमन आते ही r बराबर 0 के लिए तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करेगा। लेकिन r इज इक्वल टू 4 रखेंगे ना तो 4 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। जिस दिन 4 इंटू दिस इज इक्वल टू 0 है उस दिन अब हम ये नहीं कह सकते कि यार की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर भी रहा है या नहीं। क्यों, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमको पता है 2x² प्लस 2y² प्लस 2x इज इक्वल टू 0 तो है, लेकिन ये क्वांटिटी अब 2x² 2y² 2x नहीं है। इस क्वांटिटी में r इन्वॉल्व हो चुका है, और r इन्वॉल्व हो चुका है तो अब ये 0 बनी रहेगी। इस बात की गवाही हम नहीं दे सकते।
इसका मतलब आज की तारीख में समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट आइदर दिस जीरो और दिस जीरो आर बोथ आर इक्वल टू जीरो, ऐसा कहा जा सकता था। लेकिन अब हम इसका नेचर नहीं जानते। इसका मतलब इस इक्वेशन को आर की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होने में एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है, तो ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं हो सकता। हालांकि आसान टेस्ट तो यही है, 2 डिग्री इधर डिग्री कितनी 1, ये कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकता है। ठीक, ये तो डेफिनेशन थी होमोजीनियस। और अगर इसका टेस्ट तुम लोगों को भूलने का डर हो तो टेस्ट लाइन पर छोटा सा लिख लेना, रिप्लेस x बाई आर एक्स, वाई बाई आर वाई, जेड बाई आर जेड। पहले तो ये रिप्लेसमेंट करो, दिए गए इक्वेशन में x की जगह पर आर एक्स, y की जगह पर आर वाई और z की जगह पर आर जेड रिप्लेसमेंट करो। ठीक, बट इक्वेशन स्टिल सेटिस्फाई। लेकिन अपर भी इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाता है, बट इक्वेशन स्टिल सेटिस्फाई, देन इक्वेशन इज होमोजीनियस। देन इक्वेशन इज होमोजीनियस। इसका मतलब अगर हमने इस इक्वेशन को होमोजीनियस कह दिया, तो अगर ये होमोजीनियस है तो ये जो सामने यहाँ बात लिखी जा रही है, ये बात r की हर वैल्यू के लिए हमेशा सेटिस्फाई होगी। यानी हम इस बात को कभी भी नकार नहीं सकते, r की वैल्यू चाहे जो हो जाए। लिख लो इसे। और अब हम उस प्रॉपर्टी को करा रहे हैं जो एज अ थ्योरम भी लिख सकते हो, एज अ प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉपर्टी जानो क्या है। जैसे अगर कोई कोण है, ये कोण दिया गया है और किसी ने कहा कि इस कोण का जो वर्टेक्स है, ये इसे हम कहें ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो सोचो इसका वर्टेक्स आज की तारीख में कौन है? ओरिजिन 0 0 0 है। ठीक, और ये जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये इस कोण के लिए किसका काम कर रही है? जनरेटर का काम कर रही है। और ऐसे केस में हम जानते हैं चूंकि इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, इसलिए इस कोण का जो समीकरण होगा, जो इक्वेशन होगा, वो एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा। ठीक, तो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी कोण का वर्टेक्स ओरिजिन है तो उस कोण के जनरेटर के डीसीज या डीआरस, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर किसी कोण का वर्टेक्स ओरिजिन है तो उस कोण के जनरेटर के डीसीज या डीआरस इस कोण के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। वापस हम दोहरा रहे हैं। मान लिया कोण का इक्वेशन दिया गया है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम लिख देते हैं f of x y z is equal to 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोण। और अगर ये कोण का इक्वेशन है तो पक्का ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होगा। और अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो निश्चित तौर पर ये एक कोण को रिप्रेजेंट करेगा, ये उस कोण को रिप्रेजेंट करेगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। अब अगली बात, अब हम प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। प्रॉपर्टी होती है कि कोण का जनरेटर एक लाइन होती है और हर लाइन के पास अपनी डीसीज होती है, अपना डीआरस होता है। डीआरस की संख्या बहुतेरे होते हैं, डीआरस इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन डीसीज हमेशा कैसा होता है? यूनिक होता है। तो चलो बात हम इसी डीसीज पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। डीआरस को थोड़ी देर के लिए डंप किए रहते हैं, हालांकि जो बात डीसीज के लिए सही वो डीआरस के लिए सही हो जाती है। तो हर लाइन के पास अपना डीसीज होता है, और अगर ये लाइन कोण का जनरेटर है तो जनरेटर के डीसीज कोण के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। शुरुआत करते हैं वापस ना। लाइन जो कि कोण का जनरेटर है, उस लाइन के पास अपनी डीसीज होगी। जनरेटर के डीसीज हमेशा कोण के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यही प्रॉपर्टी है। इसको हम लिखने चल रहे हैं। थ्योरम लिख दो चाहे प्रॉपर्टी लिख दो, जो तुम लोगों की मर्जी।
लिखना द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ जनरेटर the direction cosine of a generator of a cone the direction cosine of a generator of a cone satisfy the equation of the cone whose vertex is at origin. कोन का जनरेटर एक लाइन होती है। थ्योरम कहती है कि जो जनरेटर लाइन है उस लाइन के डीसीज हमेशा कोन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और कोन कैसा है? एक ऐसा कोन है जिसका वर्टेक्स कौन है? ओरिजिन है। ये फिर से हम वापस फिगर बना रहे हैं। फिगर वापस हम यही बनाएंगे, कोई दूसरा फिगर नहीं। ये ओरिजिन है, ठीक, इसे वर्टेक्स मान लेते हैं। और ये वर्क करना, ये कोन है, ये कोन, ये ठीक। तो ऐसे केस में ये जो लाइन है जो रोटेट होकर के इस कोन को बना रही है, इसे जनरेटर कहा जाता है। ये जनरेटर का काम करेगी। और अगर ये लाइन है, जाहिर सी बात है लाइन के पास अपनी डीसीज होती है, तो इसके पास इसके डीसीज भी मौजूद होंगी, इस लाइन के पास भी इसकी डीसीज मौजूद होंगी, ठीक। ये चाहे आप इसकी डीसीज लीजिए चाहे इसकी, आप इस डीसीज को कोन के इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 में पुट कीजिए। जैसे हम इसके डीसीज मान लें n, m और n है, तो एज अ पॉइंट इन बिहेव करें तो x बराबर l पुट करो, y बराबर m और z बराबर n, तब पर भी ये इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होगा, ये इक्वेशन अब पर भी सेटिस्फाई होगा, यानी n m n इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हम जनरेटर मानते हैं। अच्छा, दिमाग चलाना, हम वापस याद दिला रहे हैं। जिस वक्त हम लोग लाइन का इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखते थे तो हम कहते थे अगर लाइन किसी दिए गए पॉइंट अल्फा बीटा गामा से होकर के गुजरती थी और लाइन के डीसीज या डीआरस एल एम एन होते थे तो लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन होता था x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इज इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n। आज की तारीख में चूंकि कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है और जनरेटर वर्टेक्स पे फिक्स्ड होता है, तो इसका मतलब लाइन कहां से होके गुजरेगी? ओरिजिन 0 0 0 से। तो लाइन के इक्वेशन में बस यहीं पर x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 हो जाएगा। ये जनरेटर का समीकरण मान लिया जाएगा। चलो शुरुआत करें यहीं से। लिखना लेट जनरेटर बी, प्रूफ है इसका, हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, हालांकि तुम लोगों को बस यही प्रॉपर्टी याद रखनी है। बस लिखना लेट जनरेटर बी x अपॉन l इज इक्वल टू y अपॉन m इज इक्वल टू z अपॉन n, ठीक। इक्वेशन नंबर 1। ये कोन का जनरेटर है, मतलब ये वो लाइन है जो रोटेट होकर के कोन को बना रही है, ठीक। और लाइन के डीसीज l m और n हो गए। अच्छा, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, क्योंकि लाइन पास हो रही है 0 0 0 से। अब बारी हमें कोन का समीकरण मानना है। वो कोन चाहिए जिसका वर्टेक्स एट ओरिजिन हो। हम जानते हैं ऐसा इक्वेशन होमोजीनियस होगा, और अभी भी हम होमोजीनियस को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख चुके हैं कि f ऑफ x y z इज इक्वल टू 0 अगर होमोजीनियस है तो ये कोन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। लिख लेते हैं इसको, एंड कोन बी, और हम ये मानते हैं कि कोन का इक्वेशन क्या है, एंड कोन बी फंक्शन ऑफ x y z इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, वो जनरेटर हो गया, ये कोन हो गए। सुनो, कोन का वर्टेक्स ओरिजिन कहा गया है, जाहिर सी बात है अगर कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है तो पक्का ये इक्वेशन कैसा होगा?
होमोजीनियस होगा, लिख देना इस बात को। सिंस वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, सिंस वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, चूंकि वर्टेक्स ओरिजिन पर है, सो इक्वेशन 2 इज होमोजीनियस, सो इक्वेशन 2 इज होमोजीनियस। इसलिए इक्वेशन नंबर 2 हमेशा कैसा बना रहेगा, होमोजीनियस बना रहेगा। लिखो इतना। अच्छा, अब अगला काम देखना। सुनो, जनरेटर के ऊपर अगर हम एक जनरल पॉइंट निकालना चाहें तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को याद होगा, इसे हम स्मॉल r मान लेते हैं और तब कहा जाता है इस जनरेटर पर जो जनरल पॉइंट होगा वो x बराबर होगा LR, y बराबर MR, z बराबर MR। इसी बात को अप्लाई करते हैं। लिखना जनरल पॉइंट ऑन जनरेटर 1, लिखना जनरल पॉइंट ऑन जनरेटर 1, ठीक, इज x इज इक्वल टू LR, y इज इक्वल टू MR, z इज इक्वल टू NR। फिर दिमाग में इस बात बैठाओ, ये बताओ जब हम कोण को बना रहे हैं तो जिस जनरेटर से बना रहे हैं, गौर करना, ये कोण है, ठीक, ये 3D का शेप है। ये जोकर की टोपी को एकदम से एज्यूम करो कि ये जोकर की टोपी है। जैसे हम एक पेपर लेकर के दिखाते हैं, जैसे ये पेपर है, हम इसको यहीं से रोल कर देते हैं, ये रोल करना, ये जो शेप बना, ये शेप एक कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जैसे वो खोमचा होता है, उसी खोमचे की तरह ये कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको तुम लोग ऐसे भी देख सकते हो, ठीक। अब इसमें गौर, जो लाइन इसको जनरेट कर रही है वो लाइन कुछ ऐसी, ये इसका वर्टेक्स है, ये फिक्स है, और लाइन इस पर रोटेट करती हुई जा रही है। तो इसका मतलब जितनी भी लाइन है, जैसे हम इस पर लाइन अगर ट्रेस करें तो गौर करो, इसका पहला जनरेटर तो ये लाइन हुई, ये सीधी लाइन, ये इसके लिए जनरेटर, यही लाइन है तो रोटेट हो रही है इस पर। जब ये लाइन इस पर रोटेट हो रही है तो सोचो जनरेटर पूरी तरह इसी कोण के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब अगर इस जनरेटर पर यहाँ कोई पॉइंट होगा तो ये पॉइंट जनरेटर पर भी मौजूद होगा और कोण की सतह पर भी मौजूद होगा। इसका मतलब ये पॉइंट जनरेटर के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और कोण के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिया है ऑन दी जनरेटर, ये पॉइंट जनरेटर पर भी होगा और कोण पर भी होगा, इसलिए ये पॉइंट कोण के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उठा के ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। चलो लिखने की शुरुआत करो। देखो, यूजिंग इट इन इक्वेशन 2, यूजिंग इट इन इक्वेशन 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 में इस्तेमाल करने का। चलो रखो इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में रखते हमको मिलेगा f ऑफ x r y r z r इज x r नहीं l r y r m r, f of l r m r और n r इज इक्वल टू 0। अब सुनो, हमने इसको बोल दिया है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसका मतलब ये r की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, और r की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा तो जरा यहाँ पर r इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, देखो कितना मिलेगा। लिखना फॉर r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 के लिए ये सेटिस्फाई होगा तो हमको मिलेगा f ऑफ l m n इज इक्वल टू 0। गौर करो, आज की तारीख में ये इनके देखना, कोण के इक्वेशन में x की जगह पर जनरेटर का डिसीज है, y की जगह पर जनरेटर का डिसीज है, z की जगह पर जनरेटर का डिसीज है, उसके बावजूद भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं होमोजीनियस इक्वेशन r की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा तो r इज इक्वल टू 1 के लिए भी सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब l m n ने इस दिए गए इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब जनरेटर के डिसीज कोण के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उस कोण के जिसका वर्टेक्स कहां पर है, एट ओरिजिन है। ये थ्योरम यहां पर प्रूफ होती है और यही इसकी प्रॉपर्टी है। लिख देना लास्ट में, दिस इंप्लाइज दैट डिसीज ऑफ जनरेटर, दिस इंप्लाइज दैट
DCs of generator satisfy equation of cone with vertex at origin, with vertex at origin, लिख लो इसे फटाफट। अगला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ कोन पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हेडिंग डाल देना, इक्वेशन ऑफ कोन थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हेडिंग है इक्वेशन ऑफ cone through coordinate axis, उस कोण का समीकरण जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यानी एक्स वाई जेड एक्सिस से होकर के जाता है। ध्यान देना, बड़ा ही सिंपल सा आर्टिकल है इसका। एक एग्जांपल समझो इसको, जैसे ये तीन, मान लिया ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये तीन है। हमको उस कोण का समीकरण निकालना है जो कोण इस एक्स वाई जेड एक्सिस से हो करके जाता है। फिर वापस इसको उसी एग्जांपल समझो, एक्स वाई जेड एक्सिस से हो करके जाने वाला कोण देखना। इसको अगर हम इस शेप में कर दें तो क्या है, वापस एक कोण का शेप बना कि नहीं बना। हम इसके ऊपर इसी कागज को लपेट दें इस तरीके से, यही है। एक हाइपोथेटिकली अज्यूम करना, जैसे हमने यहाँ से मान लो इसको ऐसा लपेट दिया, मुश्किल नहीं बनेगा। कुछ ऐसा हल्का फुल्का समझ लो बस, खाली ये पेपर से नहीं बन पाएगा। ये देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों परपेंडिकुलर है। अपनी उंगलियां ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, बड़ी बड़ी होती तो बिल्कुल लपेट में आता रही। अब इसको ऐसा करो ना, इसको ऐसा पलटो, इसको पेपर पे रख तो सकते हैं, देखना ये ऐसा, ये पेपर पे रखना। अब इस पेन के ना चारों तरफ यहीं से ऐसे कपड़ा लपेट दो। कपड़ा लपेटने में बिल्कुल ये जोकर की टोपी के जैसा रहेगा, कुछ ऐसा, ये टोपी के जैसा। तो कह सकते हैं कि ये अगर इसको चारों तरफ से लपेटा जाए किसी कागज से तो ये एक कोण बन जाएगा। हमको इसी कोण का समीकरण निकालना है। हिंट देखना क्या है, हिंट ये है, फिर वापस सीधा करना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और कोण इन एक्सिस से होकर के जाता है। गौर करो, ये रोटेट करें, इसका मतलब जनरेटर का काम कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये खुद कोण को जनरेट करने का काम कर रहे हैं। इनको ऐसे घुमाते जाओ, कोण का एक बनता जाएगा, कोण बनता चला जाएगा। और अभी अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी ये पढ़े हैं कि जनरेटर के डीसीज कोण के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके वापस उस कोण को सेटिस्फाई करते हैं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन। सोचो ये तीनों आके कहां मिली, ओरिजिन पर। इसका मतलब मेरे कोण का वर्टेक्स भी कौन होगा, ओरिजिन। तो कोण का वर्टेक्स ओरिजिन, आज लाइट बड़ी दिक्कत कर रही है। ये कोण को अगर ऐसा देखा जाए तो कोण का वर्टेक्स ओरिजिन, अब देखो उधर परछाई में अगर दिख रहा हो तो परछाई में बड़ा साफ सुथरा नजर आएगा। ये कोण बना है, ठीक। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोण के लिए जनरेटर का काम करेंगे, और कोण का वर्टेक्स कौन है, ओरिजिन। तो जिस कोण का वर्टेक्स ओरिजिन हो उसके जनरेटर के डीसी इस कोण के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बस यही थीम होगा। इसी के आधार पे हम उस कोण का समीकरण निकालेंगे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से होकर के जाता है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स ओरिजिन रखना है, तो कोण का हमें एक इक्वेशन अपनी मर्जी से मान देते हैं होमोजेनियस में। लिखना
ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 0। नाम देना इक्वेशन नंबर 1। गौर करो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, y की 1 z की 1 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री इधर भी 2 डिग्री। ठीक, इज रिप्रेजेंट अ कोन, इज represent a cone, ठीक, whose vertex at origin, whose vertex is at origin। ये सेकंड डिग्री का वो इक्वेशन है जो कि होमोजीनियस है और ये कोन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। ठीक, अब सुनो, अगर ये कोन कोऑर्डिनेट एक्सिस को एज अ जनरेटर कंटेन करता है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड के डीसीज इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसी बात को अप्लाई करते हैं, लिखना इफ इट कंटेन, अगर ये अपने पास रखता है, इफ इट कंटेन कोऑर्डिनेट एक्सिस एज जनरेटर, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को एज अ जनरेटर कंटेन करता है देन डीसीज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, तब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो डीसीज होंगे, डीसीज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, तब हर हाल में वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। ठीक, अच्छा, अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ध्यान देना एक्स एक्सिस के डीसीज हम ऐसे नॉर्मली करके दिखा रहे हैं, कुछ लिखना डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस, देखना डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि बहुत लंबा इसको खींचने का कोई मतलब नहीं है। अपने को पता है एक्स एक्सिस के डीसीज होते हैं 1 0 0, अगर सही हो तो वापस दोहरा रहे हैं। डीसीज क्या होता है, कोई लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है, वाई से जो बनाती है, जेड से जो बनाती है। एक लाइन, गौर करना, जिनको भूला हुआ है उनको बता रहे हैं, एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का, वाई एक्सिस के साथ बीटा का, जेड एक्सिस के साथ गामा का एंगल बनाती है। इन एंगल का कॉस ले लो, जो इन एंगल का कॉस होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, उसी को डायरेक्शन कोसाइन, दिक को ज्याई कहा जाता है। तो सोचो एक्स एक्सिस खुद अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, लेकिन बाकी वाई और जेड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब cos 0 cos 90 cos 90, यही इसके डायरेक्शन कोसाइन हुए। cos 0 की वैल्यू कितनी 1, इसकी कितनी 0, इसकी कितनी 0, तो एक्स एक्सिस का हुआ 1 0 0। अच्छा, ध्यान से सुनना, 1 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें रखें अगर 1 0 0 तो गौर करो x की जगह पर 1 रखो तो ये कितना हुआ a, इनकी जगह 0 इनकी जगह 0, ये पूरी तरह से खत्म। y z की वजह से ये खत्म, z x की वजह से ये खत्म, x y की वजह से ये खत्म, क्योंकि सब में एक जगह पर y z 0 0 आ रहा है। देखो y 0 ये खत्म, z 0 ये खत्म, y 0 ये खत्म, सिर्फ कितना बचा a बराबर कितना 0, पहला बना। तो डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस 1 0 0। अच्छा, अगला देखना, लिखना डीसीज ऑफ वाई एक्सिस, डीसीज ऑफ वाई एक्सिस होता है 0 1 0। अब की जगह पुट करो 0 1 0, एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर 1, जेड की जगह पर 0, सुनो एक्स की जगह पर 0 ये खत्म, वाई की जगह पर 1, कितना आया यहाँ पर 75। अब की गौर करना, ये जेड की वजह से 0, वाई की जगह पर 1, जेड की जगह पर 0, ये पूरा हिस्सा 0, जेड की जगह पर 0 पूरा 0, एक्स की जगह पर 0 पूरा 0, सब खत्म, सिर्फ आता है b बराबर 0। तो इसका मतलब डीसीज ऑफ वाई एक्स, डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस की वजह से हमको मिलता है a बराबर 0, डीसीज ऑफ वाई एक्सिस पुट करने पर हमको मिलता है b बराबर 0। तो कंफर्म डीसीज ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1, उसको पुट करने पर हमको मिलेगा c बराबर 0। तो हम सीधे लिखते हैं
DCs of coordinate axis must satisfy equation number 1, so B get A बराबर 0, B बराबर 0, C बराबर 0। सीधे लिखो, कोई जरूरत नहीं ये सब लिखने की। लिखना 10 B है, 10 B है, A बराबर 0, B बराबर 0, C बराबर 0। ये रहा, यानी हमको A B C इनकी वैल्यू 0 0 0 मिल चुकी है। उठा करके इक्वेशन नंबर 1 पे रखो, देखो कितना मिलेगा। A 0 B 0 C 0, ये पूरा खत्म, यही इतना बचा बस। और ये एक सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, तो ये कोण को रिप्रेजेंट करेगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा। लेकिन ये इन शर्तों के साथ आया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के डीसीज इसको सेटिस्फाई करते हैं। मतलब ये वो कोण है जिसका जनरेटर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। लिखना putting these in one, putting these in one, इन सब को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर B get 2f yz plus 2g zx plus 2h xy is equal to 0। ये उस कोण को रिप्रेजेंट करता है जिस कोण का वर्टेक्स ओरिजिन है और जो कोण अपने पास एक्स वाई जेड एक्सिस को एज अ डीआर कंटेन करता है। ध्यान देना, ये पूरा जो लिखा गया है ये उस कोण का जनरल समीकरण है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है। बस जनरेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये उस कोण का समीकरण है जिसका जनरेटर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ही हो सकता है और वर्टेक्स ओरिजिन है। लेकिन विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोण, which is required equation of cone, which is required equation of cone। फिलहाल के लिए अभी आज इतने पर रोक रहे हैं, क्योंकि आज ज़्यादा वीडियो बन गया। मोबाइल एक तो लाइट की वजह से चार्ज नहीं हो पाई है, इसीलिए अभी इतने पर रोको। बाकी जो कल वीडियो अपलोड करेंगे, कल वाले वीडियो में फिर आगे की बात करेंगे, उसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे और आगे के। अभी बस ये 2 आर्टिकल बड़े ज़रूरी थे। पहला वापस याद दिला रहे हैं, पहला ये था कि जनरेटर, अगर किसी कोण का वर्टेक्स ओरिजिन है तो उस कोण के जनरेटर का डीसीज हमेशा कोण के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और उसी के बेस पर ये दूसरा हिस्सा प्रूफ किए, ये उस कोण का इक्वेशन है जिसके लिए एक्स वाई जेड एक्सेस एज अ जनरेटर काम करते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में कल न्यूमेरिकल लगाया जाएगा।